हाय फ्रेंड्स, आई एम मुदम्मी है स्टैंडर्ड 8 वेलकम बैक टू माय चैनल आइडिया। वेल आज सेंटर ऑफ मास के इस लेक्चर में हम लोग इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन पे कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन अच्छे तरीके से पढ़ा दिया था। उसका सारा कंसेप्ट मैंने आप लोग को अच्छे तरीके से डिटेल में सब कुछ है ना उस वीडियो में मैंने आप लोग को पढ़ा दिया था। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग उसी टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स है ना प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करेंगे, है ना। तो चलिए आज की इस वाली वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का है। यहाँ पे हमें दो मासेस दिए हैं। एक मास है हाफ के जी का, जो कि हॉरिजॉन्टली किससे जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, है ना, इस डायरेक्शन में जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। एक और मास है जो कि है 1 के जी का, है ना, जिसका इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं u2 है। इसका इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं दिया हुआ। ये जो वेलोसिटीज है इन दोनों मासेस की वो कोलिजन के पहले की है। किसके पहले की है? कोलिजन के पहले की, बिफोर कोलिजन वाली वेलोसिटी है। तो है ना, अब क्या होता है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये दोनों मासेस कोलाइड कर जाती है। दोनों मासेस क्या कर जाती हैं? कोलाइड कर जाती है ना। और जब कोलाइड कर जाती हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं? मोशनलेस हो जाते हैं, है ना। कोलिजन के बाद ये दोनों क्या हो जाते हैं? मोशनलेस हो जाते हैं। मतलब इन दोनों की जो वेलोसिटीज़ हैं, मोशनलेस मतलब इन दोनों की वेलोसिटीज़ क्या हो जाती हैं? वेलोसिटी इन दोनों की ज़ीरो हो जाती है ना। ये दोनों ही, इन दोनों की फाइनल वेलोसिटी हमें पता है, इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, बस इसकी इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। और कोलिजन के बाद हमें इसकी वेलोसिटी दिया हुआ है, मास हमें पता है, तो आराम से हम लोग ये u2 निकाल सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व कर देंगे। तो मोमेंटम विल बी कंजर्व, है ना। मोमेंटम इज कंजर्व, है ना, पूरे सिस्टम का। जब मोमेंटम कंजर्व है तो इसका मतलब क्या? हम लोग पी आई बराबर पी एफ कर सकते हैं। जब पी आई बराबर पी एफ कर सकते हैं तो इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम तो जीरो हो जाएगा, पी आई बराबर हो गया जीरो, तो पी आई बराबर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से हमें पी आई आराम से निकलता हुआ दिख रहा है। पी आई बराबर कितना है? हाफ इंटू 5, है ना, मास इंटू वेलोसिटी होता है ना, प्लस, है ना, इसका मास कितना है? 1 केजी है। इसका वेलोसिटी कितना हमने मान रखा है? u2 बराबर जीरो के हो जाएगा। इक्वेशन हमारा बैठ गया, आराम से निकाल सकते हैं u2 की वैल्यू, है ना। तो u2 बराबर हो जाएगा, ये 1 इंटू u2 तो u2 ही रहेगा, है ना। तो u2 बराबर हो जाएगा, ये 5/2 हो गया ना, ये 1/2 इंटू 5 क्या होता है? 5/2, तो ये उधर चला जाएगा। u2 बराबर हो जाएगा माइनस का 5/2, है ना। माइनस में हो जाएगा, इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो u2 बराबर हो जाएगा, इसको काट देंगे तो कितना आएगा? -2.5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि u2 है ना 2.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस जा रहा होगा। इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, है ना। माइनस क्या दर्शा रहा है? ये 5 मीटर पर सेकेंड ये प्लस में है, तो है ना, ये, है ना, इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, इस डायरेक्शन में जा रहा है ना। और ये माइनस में है तो इस डायरेक्शन में हमने प्लस ले लिया, इस डायरेक्शन में मान लें तो माइनस ले लें, है ना। तो -2.5 मीटर पर सेकेंड का मतलब है कि 2.5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और किस में जा रहा है? लेफ्ट डायरेक्शन में, मतलब कि इस डायरेक्शन की ओर ये आ रहा है ना, इस डायरेक्शन की ओर ये आ रहा है ना। तो इतना लोग समझ चुके हैं, ये तो आसान क्वेश्चन था। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इस बार हमें मासेस दिए हुए हैं, एक 60 केजी का और एक दिया हुआ है हमें 40 केजी का, है ना। 60 केजी वाला जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और 40 केजी वाला जा रहा है ना, 40 केजी वाला रेस्ट पे है, इनिशियली इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली एट रेस्ट, है ना। फिर ये दोनों क्या, ये जाहिर सी बात है रेस्ट पे है तो कोलिजन हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड से आता है तो इस पे कोलाइड कर जाएगा। ये दोनों कोलाइड कर जाते हैं एक दूसरे पे। अब कोलाइड कर जाते हैं तो एज ए रिजल्ट क्या होता है? ये दोनों चिपट जाते हैं अच्छी तरीके से, ये दोनों अच्छी तरीके से डिफॉर्म हो जाते हैं, है ना। तो एज अ रिजल्ट ये दोनों कॉमन वेलोसिटी के साथ चलने लगते हैं, मतलब सेम वेलोसिटी के साथ चलने लगते हैं। जब डिफॉर्मेशन हो जाता है सेम वेलोसिटीज के साथ ये दोनों चलने लगते हैं, है ना। दो सेम वेलोसिटी के साथ चलने लगते हैं, मतलब जिस वेलोसिटी से 60 केजी वाला जाएगा उसी वेलोसिटी से 40 केजी वाला जाएगा। ये दोनों की फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाती है? सेम हो जाती है। तो मान लेते हैं इनकी वेलोसिटीज जो है, जो कि सेम हो चुकी है, वो v मान लेते हैं, है ना। इनकी वेलोसिटी से हमने क्या मान लिया? v मान लिया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि हमें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए एंड देन आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन भी आसान है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालना बहुत ही आसान है। देखिए, जब भी इस तरह का केस है, जब भी डिफॉर्मेशन होता है तो काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाता है। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कुछ था, उस काइनेटिक एनर्जी में वो डिफॉर्म होते होते कितना आ गया? इसका का काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं KIF, मतलब ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गया। और बिफोर कोलिजन इसका काइनेटिक एनर्जी कितना था? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, है ना, KE, है ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी फाइनल, है ना। समझ गए? अब हमें और इस दौरान जब कोलिजन हुआ होगा तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ होगा, तो यही लॉस काइनेटिक एनर्जी निकालना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए, देन आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। जाहिर सी बात है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होगी, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो कुछ ना कुछ तो होगी, है ना। मगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी आते आते कुछ ना कुछ लॉस हो गया, तो जाहिर सी बात है जब लॉस हुआ है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी
कम होगी, है ना। अब हमें लॉस निकालना, तो हम क्या करेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिटा देंगे। जब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से फाइनल काइनेटिक एनर्जी को घटा देंगे तो हमारा लॉस निकल जाएगा। वो हमारा कितने में, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। देखिए, अगर मान लीजिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 100 जूल था और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जाते जाते 90 जूल हो गया, तो जाहिर सी बात है इधर 10 जूल का घपला हो गया, है ना। इधर 10 जूल का घाटा हो गया, तो हम लोग अगर 10 जूल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 100 माइनस 90 कर देंगे, तो वहाँ निकल जाएगा कितना जूल घट गया, 10 जूल घट गया। उसी तरह से इधर भी करेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, है ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी को इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से माइनस कर देंगे। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था इन दोनों सिस्टम का, वो हो जाएगा हाफ mv², हाफ m, मास कितना है 60 kg इंटू, है ना, वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, है ना, हाफ mv² प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी, इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो हाफ mv², ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, हाफ इंटू m इंटू इधर वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी का स्क्वायर है ना, वेलोसिटी का स्क्वायर है ना, तो इधर वेलोसिटी कितना है हमारा, इधर वेलोसिटी 0 है, तो ये तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर, जो कि 0 ही होता है। तो इसका काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगा, तो इसको कर देंगे 0, है ना, इसको हटा देते हैं, इसका काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। जो काइनेटिक एनर्जी यही काइनेटिक एनर्जी, और इसी का काइनेटिक एनर्जी जाके लॉस हुआ, इसका काइनेटिक एनर्जी, है ना, जो लॉस हुआ, और फिर उसका जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा, इन दोनों सिस्टम का हम लोग फाइनल काइनेटिक एनर्जी ले लेंगे। इसका कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ, ये इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था, और हमें लॉस निकालना है, तो इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी इस, देखिए जब इस पर कोलाइड किया होगा तो इसको भी कुछ एनर्जी मिला होगा, इसका भी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, है ना, इसको भी कुछ काइनेटिक एनर्जी दे दिया होगा। तो इन दोनों सिस्टम का ना फाइनल, इस बार तो सिर्फ इसी का काइनेटिक एनर्जी था, अब इस बार इन दोनों का काइनेटिक एनर्जी होगा, इन दोनों का वेलोसिटी भी क्या होगा, सेम होगा, जो कि है v, है ना। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ इंटू mv² माइनस इस दोनों का काइनेटिक एनर्जी, है ना, इस दोनों का काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि अब इस दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी है, माइनस हाफ, है ना, दोनों का वेलोसिटी सेम है तो दोनों का मास को, है ना, दोनों का वेलोसिटी सेम है तो वेलोसिटी को कॉमन ले लेंगे, हाफ इंटू v², और दोनों का मास आ जाएगा, है ना, m1 प्लस m2, और दोनों का वेलोसिटी सेम है ना, दोनों का वेलोसिटी अगर सेम है तो दोनों की वेलोसिटी को कॉमन ले सकते हैं, दोनों का वेलोसिटी v² आएगा तो v² को दोनों से कॉमन लेंगे, हाफ m1 प्लस m2, m1 कितना है 60 kg, 60 kg, है ना, ये हो गया 60 kg, m2 कितना है 40 kg। मगर इधर दिक्कत क्या है, इधर हमारा v निकला ही नहीं, अगर हमारा v निकल जाता तो आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, तो उसके लिए हमें v निकालना पड़ेगा। v कैसे निकालेंगे, अगेन हम लोग मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम हो जाएगा, है ना। इनिशियल मोमेंटम कितना था 60 इंटू 10 प्लस इसका मोमेंटम तो 0 हो जाएगा, 0 बराबर फाइनल मोमेंटम, फाइनल इनिशियल मोमेंटम तो हमारा 60 इंटू 10, है ना, प्लस 0 बराबर हो जाएगा फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम कितने हो जाएगा, इसका मास इंटू इसका वेलोसिटी, इसका मास इंटू इसका वेलोसिटी, अब दोनों का वेलोसिटी सेम है तो, है ना, दोनों की वेलोसिटी को फिर तो कॉमन ले लेंगे, वेलोसिटी को कॉमन ले लिया, अब दोनों का मास आ जाएगा 60 प्लस 40, है ना, तो हो जाएगा 600 बराबर हो जाएगा 100 इंटू वी बराबर हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, वी बराबर हमारे निकल गया 6 मीटर पर सेकेंड, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, 6 के स्क्वायर को लिख सकते हैं 36, है ना, ये 2 से 36 करिए बचा 18, इधर कितना बचा ये 30, 60 करिए बचा 30, ये कितना हो गया 3000, 3000 माइनस 18 इंटू 60 प्लस 40 कितना हो जाता है 100 हो जाता है, ये 100 हो जाता है, तो 18 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1800, तो 3000 माइनस 1800 बराबर हो जाएगा 1200, 1200 क्या है 1200 जूल, तो इसका लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ 1200 जूल हो गया, है ना, 1200 जूल इसने लॉस कर दिया। ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग से बन गया होगा, मैं आशा करता हूँ। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का है, यहाँ पे हमें दो मासेस दिए हैं, एक जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, है ना, इधर 10 मीटर पर सेकेंड से, जिसका मास है 2 kg, यह वाला जो मास है वो रेस्ट पे है ना, वो क्या है रेस्ट पे, मतलब वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी है 0, और ये वाला मास भी 2 kg का है, ये वाला मास भी कितना है 2, मतलब दोनों का मास सेम है, एंड दोनों की जो वेलोसिटी है वो बिफोर कोलिजन की है। अब जाहिर सी बात है ये रेस्ट पे है तो कोलिजन तो होगा ही, हो भी जाता है कोलिजन, कोलिजन हो जाता है तो ये क्या है, ये इलास्टिक कोलिजन है ना, आपस से क्या हो जाते हैं ये दोनों रिगेन हो जाते हैं, अपने शेप को क्या कर लेते हैं रिगेन कर लेते हैं, तो ये इलास्टिक कोलिजन है ना। इधर ई की वैल्यू कितनी है 1, है ना, ये इलास्टिक कोलिजन है। ई क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो अब दोनों कोलिजन के बाद मान लीजिए दोनों एक v1 स्पीड से जाता है और दूसरा जाता है
v2 स्पीड से, इलास्टिक कोलिजन है ना, इसलिए यह आता है v2 स्पीड से, दोनों अपने शेप्स को आपस वीकेंड कर लेते हैं, दूसरा आता है v2 स्पीड से। अब हमें यही v1 और v2 स्पीड निकालना है, मतलब आफ्टर कोलिजन इस 2 kg वाली की क्या स्पीड होगी, तो आफ्टर कोलिजन 2 kg वाली की स्पीड होगी v1, यही v1 निकालना है, और इस 2 kg वाली की क्या स्पीड होगी, तो आफ्टर कोलिजन इस 2 kg वाली की स्पीड होगी इस 2 kg वाली की स्पीड होगी v2, है ना। तो इस v2 को निकालना है, इस v1 और v2 दोनों को निकालते हैं, है ना। तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में जो ख्याल आता है, हम यहाँ पे मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। मोमेंटम को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो मोमेंटम को हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, तो आराम से हम लोग पी आई बराबर पी एफ कर सकते हैं ना, पी आई बराबर पी एफ, है ना। तो पी आई बराबर कितना हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी 2 × 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 × 0, वो तो 0 हो जाएगा, बराबर फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा 2v1 प्लस 2v2। तो सब में से, है ना, ये तो 0 हो गया, इसको हटा देते हैं। तो सब में से ये 2 2 2 2 कट गया, ये जो मास है सबका मास कट गया, तो कितना बचा, v1 प्लस v2 बराबर हो गया 10 मीटर पर सेकेंड के। v1 प्लस v2 बराबर हो गया 10 मीटर पर सेकेंड के। अब, है ना, अब वेलोसिटी कैसे निकालें। अब क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है, तो मैंने बताया था इलास्टिक कोलिजन के लिए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन क्या होता है ना, वो होता है u1, है ना, क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ क्या, तो हाँ, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन कितना हो जाएगा v2 माइनस v1, v2 माइनस, है ना, v2 माइनस v1, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, है ना, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन हो जाएगा v2 माइनस v1, हमें, है ना, यहाँ से निकल जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन कितना हो जाएगा u1 माइनस u2। इधर u1 है ना बड़ा है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में, इधर u1 क्या है, बड़ा है u2 से। इधर v2 क्या है, इधर v2 बड़ा है v1 से। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा v2 माइनस v1 बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। मैंने आपको बताया था ना v2 माइनस v1 बराबर होता है u1 माइनस u2 के पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था। ये किसके लिए वैलिड है, इलास्टिक कोलिजन के लिए, सिर्फ और सिर्फ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए ये वैलिड है। इलास्टिक कोलिजन में बोलूँ तो आप लोग समझिएगा मैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहा हूँ, है ना, मैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बोल रहा हूँ, है ना। तो v2 माइनस v1 कितना हो जाएगा u1 माइनस u2, u1 कितना 10 मीटर पर सेकंड, u2 कितना 0 है, वो तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अप्रोच कौन कर रहा था 10 मीटर पर सेकंड, तो इसको प्लस में ले लिए, इसको 0, इसको माइनस में ले लिए, है ना। तो माइनस 0, 10 माइनस 0 कितना होगा 10 ही होगा। तो v2 माइनस v1 हमारा निकल गया 10। अब v1 है ना, अब v2 प्लस v1 भी हमारा निकल गया, वो भी कितना 10 है। इस v1 से ये वाला v1 कट जाएगा, 2v2 बराबर हो जाएगा 20, v2 बराबर हो गया हमारा, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी हमें कितनी होगी 10 मीटर पर सेकेंड। अब v1 की वेलोसिटी देख लेते हैं, है ना। v2 हमारा दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये इक्वेशन है, इक्वेशन पुट कर देंगे v2 की वैल्यू, तो हमारा v1 निकल जाएगा। तो ये 10 इधर चला जाएगा, है ना, 10 माइनस v2, v2 कितना है 10 है, तो 10 से ये 10 कट जाएगा, ये v1 बराबर हो जाएगा 0। v1 की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, है ना। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब हमें क्या है कि अब हमें निकालना है कॉमन वेलोसिटी। अब कॉमन वेलोसिटी कहाँ पे आएगी, जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा तब। ये तो थी आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटी। अब कॉमन वेलोसिटी निकालना, तो कॉमन वेलोसिटी कब आएगा, जब ये दोनों अच्छी तरीके से डिफॉर्म हो चुके होंगे, जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो जाएगा, है ना, मतलब दोनों और एक दूसरे को, है ना, दोनों एक दूसरे को, है ना, डिफॉर्म कर चुके होंगे अच्छी तरीके से, तो दोनों एक ही वेलोसिटी के साथ एक पॉइंट ऑफ टाइम में चलने लगे होंगे, जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आ जाएगा तब। इतना लोग समझ गए, है ना। तो दोनों चल रहे होंगे किसी वेलोसिटी के साथ, मान लेते v वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं, हाँ, डिफॉर्मेशन किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये दोनों सेम वेलोसिटी के साथ चलेंगे, जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आएगा तब, है ना। तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन में हम लोग क्या ले लिए, इसका वेलोसिटी v ले लिए। इधर हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली मोमेंटम कंजर्व करके आराम से v निकाल सकते हैं, कोई हार्ड काम नहीं है, ना। इनिशियल मोमेंटम बराबर कितना हो जाएगा फाइनल मोमेंटम के, इधर इनिशियल मोमेंटम कितना भाई 2 × 10 प्लस 0, और इधर फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, दोनों का मास 2 है ना, 2 + 2, v को कॉमन ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा प्लस 4v, है ना। v बराबर कितना हो गया, v बराबर हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों की कॉमन वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे कहा है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर होगी, जाहिर सी बात है जब डिफॉर्मेशन आता है तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। अब मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे आता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफॉर्मेशन आता है। डिफॉर्मेशन क्या रिजल्ट देता है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। और जब सबसे ज़्यादा डिफॉर्मेशन होगा तो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उधर ही कम होगा। और सबसे ज़्यादा डिफॉर्मेशन कब होता है ना, सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी कब लॉस होगा, जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा। और मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी सेम हो जाती है, दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v हो जाती है।
तो जब ये दोनों मास इस सेम वेलोसिटी को अटेन कर लेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे है ना इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इन दोनों का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, है ना, इन दोनों का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा इस सिस्टम का, वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा मिनिमम। जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाएगा और मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे वेलोसिटी भी हो जाती है। तो जब तो काइनेटिक एनर्जी की जो वेलोसिटी लेंगे वो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन वाली लेंगे, वो कितनी होती है, v होती है, क्योंकि उसी वक्त उसका सबसे कम काइनेटिक एनर्जी होता है ना। और सर उसका वेलोसिटी कितना है, v है दोनों ब्लॉक का, तो दोनों ब्लॉक का दोनों मासेस का हमें वेलोसिटी भी पता है ना, और हमें उसका मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कहने को बोला है। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए हम मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे जाके काइनेटिक एनर्जी लेंगे और मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे उसकी वेलोसिटी भी पता है, तो उस वेलोसिटी को पुट करेंगे हमारी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, दोनों काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ इंटू m1 प्लस m2 इंटू वी का स्क्वायर, क्योंकि दोनों का वेलोसिटी कितना हो जाएगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सेम हो जाएगा और इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा कम हो जाएगा, है ना। हाफ इंटू m1 प्लस m2 वी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू m1 प्लस m2 कितना है 4 kg, और v का स्क्वायर हमने कितना निकाला, वो कितना है 5 इंटू 5 तो होगा 25, ये 2 हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया 50, काइनेटिक एनर्जी हो गया हमारा 50 मीटर पर सेकेंड। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया हमारा 50 मीटर पर सेकेंड हमारा काइनेटिक एनर्जी हो गया, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी का। तो वाला सवाल आप लोग को अच्छी तरीके से अभी तक समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अगर मान लेते हैं यहाँ पे इसकी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, है ना, ये तो इलास्टिक कोलिजन था, है ना, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है 1 होता है इलास्टिक कोलिजन के लिए, है ना, ये तो इलास्टिक कोलिजन था, तो आराम से हमने v1 माइनस v2 बराबर v2 माइनस v1 बराबर u1 माइनस u2 कर दिया, है ना। उससे हमारा वेलोसिटी निकल गया, हमने कॉमन वेलोसिटी भी क्वेश्चन पूछा था वो भी निकाल लिया और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी भी निकाल लिया। अब मान लीजिए यहाँ पे E की वैल्यू हो जाती हाफ मतलब 1/2, तब इस v1 और v2 की क्या वेलोसिटी होती तब बताइए। अब चलिए जब E की वैल्यू बदल चुकी है तब देखते हैं कि v1 और v2 की वेलोसिटी क्या होती है। तो जाहिर सी बात है अब ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं है ना, अब ये कुछ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं है ना। जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ना हो और ना ही परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, तो क्या कहते हैं पार्शियली इलास्टिक है पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन, है ना। तो चलिए अब हम लोग v1 और v2 निकाल लेते हैं। जब E की वैल्यू 1/2, तो हमारा v1 प्लस v2 कितना निकाला था, जब हमने मोमेंटम कंजर्व कर लिया था v1 प्लस v2 था 10 मीटर पर सेकंड। इस केस में भी v1 प्लस v2 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, है ना। मोमेंटम कंजर्व कीजिएगा तो देख लीजिए v1 प्लस v2 10 मीटर पर सेकंड ही आएगा। उधर तो हमें v1 माइनस उधर तो हमें v2 माइनस v1 तो फ्री का मिल गया था, है ना। v2 माइनस v1 क्या मिल गया था, फ्री का हमें मिल गया था, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में हमें खुद इक्वेशन दे दिया था कि v2 माइनस v1 होता है u1 माइनस u2, मगर वो तो सिर्फ इलास्टिक कोलिजन की वैल्यू था, मगर अब इलास्टिक कोलिजन नहीं है। तो अब देखते हैं अब क्या होती है। तो मगर E की वैल्यू तो हमें दी है ना, उससे काम चल जाएगा। E बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, हो जाएगा 1/2 के बराबर। और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन किसके बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हम लोग आफ्टर कोलिजन के लेते हैं, तो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कौन आ रहा है, ये v2 सेपरेट हो रहा है, अब v1 अप्रोच कर रहा है, तो v1 को माइनस में रखेंगे v2 को प्लस में रखेंगे। पिछली वाली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें अच्छी तरीके से सारा कंसेप्ट बता रखा है। तो हो जाएगा v2 माइनस v1 बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। कोलिजन की बिफोर अप्रोच कौन कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड वाला, है ना, ये अप्रोच कर रहा है, इसको हम कर देंगे 10, है ना। v2 माइनस v1 कितना कर देंगे, इसको हम 10 करेंगे, यही अप्रोच कर रहा है ना, और ये 0 है ना, तो इसका तो कुछ नहीं होगा। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन कितना हो जाएगा u1 माइनस u2, u1 कितना 10 मीटर पर सेकंड माइनस u2 कितना है 0 है, तो माइनस 0 करेंगे तो फिर भी 10 ही आ जाएगा, 10 माइनस 0 कितना होता है 10 ही होता है। तो v2 माइनस v1 हो जाएगा 10/2 दैट इज 5, और v1 प्लस v2 कितना है v1 प्लस v2 बराबर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। इस v1 से ये वाला v1 कट गया तो हो गया 2v2 बराबर 15 मीटर पर सेकेंड। तो v2 बराबर हो गया 15/2, है ना, v2 बराबर हो गया 15/2, इतना लोग समझ चुके होंगे। अब v1 निकाल लीजिए इसी से, v1 भी हमारा क्या हो जाएगा निकल जाएगा इससे, है ना, v1 भी निकल जाएगा। v1 कितना हो जाएगा हमारा, v2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा v2, है ना, v2 कितना हमारा निकल गया, तो v1 कितना हो जाएगा 15/2। ये लो अब आप लोग खुद से भी निकाल सकते हैं ना, ये हो जाएगा 15/2 माइनस 5 बराबर v1 हो जाएगा, है ना, ये 10 हो जाएगा, कितना होगा 5/2। v1 कितना निकल गया हमारा 5/2, इतना आप लोग समझ चुके हैं, इतना आप लोग को आता है। तो 5/2 हमारा निकल गया, v1 की वेलोसिटी कितनी है 5/2 मीटर पर सेकेंड। तो इतना तो आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया। अब चलिए कुछ और क्वेश्चंस की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं, है ना।
कुछ और क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अब जो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि यहाँ पे हमें एक बहुत ही भारी भरकम एक बुलडोजर दिया हुआ है, एक बुलडोजर दिया हुआ है ना, एक बुलडोजर दिया हुआ है जो कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर जा रहा है ना। एक बुलडोजर दिया हुआ बहुत ज़्यादा भारी भरकम है और यहाँ पे एक बॉल है, हाँ एक बॉल है, मतलब कि बहुत ही छोटा सा बॉल है जिसका मास है 5 मीटर पर सेकंड। और ये जो बुलडोजर है इस डायरेक्शन में जा रहा है, किससे? 10 मीटर पर सेकंड से, है ना। तो ये बुलडोजर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो बुलडोजर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ये आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कोलिजन हो जाएगा। कोलिजन हो जाएगा, जब कोलिजन हो जाएगा, अब क्योंकि ये जो बुलडोजर का जो मास है, बुलडोजर बुलडोजर का जो मास है ना, बुलडोजर का मास क्या है, वो बॉल के मास से बहुत ज़्यादा बड़ा है ना। मास ऑफ बुलडोजर, है ना, इज टू मच ग्रेट, बहुत ही ज़्यादा, मतलब टू मच ग्रेटर देन मास ऑफ बॉल, मास ऑफ बॉल, है ना। मान लीजिए बुलडोजर का मास है m2, इसका मास है m1, तो जो m2 है वो m1 से कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। तो जाहिर सी बात है जब एक छोटा सा बॉल, मान लीजिए आप किसी बॉल को, अगर कोई बुलडोजर 10 मीटर पर सेकंड से आपकी स्पीड पे आ रहा है और किसी बॉल को आप 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकते हो उस बुलडोजर पे, तो क्या उस बुलडोजर की वेलोसिटी पे कुछ फ़र्क पड़ेगा? क्या वो बुलडोजर पीछे पलट के चला जाएगा बॉल से लगे? नहीं, उस बॉल का बुलडोजर पे कोई इफ़ेक्ट ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बॉल इतना छोटा होगा कि बुलडोजर को उस बॉल से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो उस बॉल का जो वेलोसिटी होगा उससे बुलडोजर को 1 इंच भी है ना, उसको कोई फ़र्क पड़ने ही नहीं वाला बुलडोजर को। जब बुलडोजर को कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, तो बुलडोजर अपनी स्पीड को उस वक़्त भी मेंटेन कर लेगा, है ना? उसकी स्पीड उस वक़्त भी मेंटेन रहेगी, है ना? तो मान लीजिए अगर आप किसी बॉल को, है ना, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकते हैं भारी भरकम बुलडोज़र पे, जिसका मास बहुत ज़्यादा, एक बुलडोज़र का मास ऑब्वियस सी बात है बहुत ही ज़्यादा होगा एक बॉल से। तो उसका मास इतना ज़्यादा है कि उसकी वेलोसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो इसी डायरेक्शन में आ रहा था, अब भी इसी डायरेक्शन में आ रहा होगा। मतलब कोलिजन के बाद भी बुलडोज़र इसी डायरेक्शन में, मतलब दोनों कोलाइड कर गए, है ना? तो कोलिजन के बाद भी दोनों एक बुलडोज़र इसी डायरेक्शन में जाएगा। क्योंकि इस 5 मीटर पर सेकंड वाले बॉल का, है ना, कोलिजन हो गया, कोलिजन हो गया, है ना, कोलिजन हो गया, दोनों का कोलिजन हो गया। तो कोलिजन के बाद भी बुलडोज़र है ना इसी डायरेक्शन में जा रहा होगा, मगर इस बॉल का डायरेक्शन बदल चुका होगा। ये बॉल इससे आ रहा था, तो उल्टा ये बॉल, बॉल का भी डायरेक्शन ये वाला हो जाएगा, है ना। मतलब कि बॉल भी है ना, किससे कोलिजन के बाद बॉल किस डायरेक्शन में जाने लगेगा, ये इस डायरेक्शन में जाने लगेगा। पहले बॉल इस डायरेक्शन में जा रहा था। आप ही सोचिए, देखिए कि आप किसी बॉल को एक बुलडोज़र में फेंकते हैं, तो फेंका तो इस डायरेक्शन में, मगर बुलडोज़र का मास बहुत ही ज़्यादा था, तो उल्टा बुलडोज़र से लग के ना वो बॉल उल्टा आप ही की तरफ आ गया, है ना। फेंका इस डायरेक्शन में, बुलडोज़र का मास बहुत ही ज़्यादा था, बुलडोज़र पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो बॉल है ना रिटर्न होके आप ही के पास आ गया। फेंका इस डायरेक्शन में क्योंकि उधर मास बहुत ज़्यादा था, है ना। वो बॉल किधर आया? इधर इधर ही लग के चला आया, है ना। फेंका इस डायरेक्शन में, आया इस डायरेक्शन में। यहीं पे वही केस दिखाया जा रहा है। फेंका इस डायरेक्शन में, है ना, और आया इस डायरेक्शन में। बुलडोज़र पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं डाल पाया, है ना। उल्टा बुलडोज़र ही ने इसे इस डायरेक्शन में फेंक दिया, है ना। बुलडोज़र ही ने इसे उल्टा इस डायरेक्शन में फेंक दिया, तो बुलडोज़र तो इसी डायरेक्शन जाता रहेगा, क्योंकि बुलडोज़र की वेलोसिटी पे कोई फ़र्क आया ही नहीं, है ना। तो जब बुलडोज़र बुलडोज़र की वेलोसिटी पे कोई फ़र्क नहीं आया, तो बुलडोज़र इसी डायरेक्शन में जाएगा 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। मगर इस बॉल की स्पीड बदल चुकी होगी कोलिजन के बाद। ये तो कोलिजन हो गया, कोलिजन हुआ, तो इस बुलडोज़र पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये बुलडोज़र अभी भी स्पीड मेंटेन, इसकी जो वेलोसिटी होगा वो अभी भी मेंटेन रहेगी, है ना। तो वो इसी डायरेक्शन में जा रही होगी जिस डायरेक्शन में जा रही थी 10 मीटर पर सेकंड के साथ। तो बुलडोज़र की वेलोसिटी पता है कि बुलडोज़र का मास बहुत ही ज़्यादा है 10 मीटर पर सेकंड के साथ, मगर इस बॉल का मास बदल चुका होगा। मान लीजिए ये जो बॉल है इस डायरेक्शन में जा रहा है v स्पीड से, v वेलोसिटी से ये जा रहा है ना। ये कोलिजन के बाद, कोलिजन से पहले तो बॉल 5 मीटर पर सेकंड था, मगर कोलिजन के बाद मान लीजिए ये जो बॉल है ये v से जा रहा है। इस बुलडोज़र का हमें पता है 10 मीटर पर सेकंड है, तो हमें यही v निकालना है, कोलिजन के बाद इस बॉल का क्या v होगा, है ना। तो क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह समझ में आ गए, तो इस v को, है ना, आप लोग फटाफट से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए, तभी वीडियो को रिज्यूम कीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये एक बहुत ही भारी भरकम मास बुलडोज़र है जिसका मास है ना बहुत ज़्यादा बड़ा है m1 से, है ना। जिसका मास बॉल के मास से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ये बॉल आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, दोनों में कोलिजन होगा, तो बुलडोज़र की वेलोसिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बुलडोज़र अभी भी इसी डायरेक्शन में चला जाएगा 10 मीटर पर सेकंड से, मगर बॉल की वेलोसिटी में फ़र्क पड़ेगा। बॉल उल्टा इस डायरेक्शन में आ रहा होगा, है ना, v वेलोसिटी से। तो वही वही v वेलोसिटी हमें निकालना है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं, इधर हमें e क्या दिया हुआ है, e, इधर हमें e दिया हुआ है और 1/2। इधर e हमें क्या दिया हुआ है, e बराबर है 0.5, 0.5 को लिख सकते हैं 1/2, है ना। e हमारा दिया हुआ है 1/2। तो चलिए अब हम लोग इसे निकालते हैं ना। इधर हमें मोमेंटम कंजर्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इधर हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, e बराबर v सेपरेशन बाई v अप्रोच, है ना। e बराबर v सेपरेशन बाई v अप्रोच।
तो ई बराबर हो जाएगा हाफ, बराबर हो जाएगा वी सेपरेशन कितना है, इधर सेपरेट कौन हो रहा है, कोलिजन के बाद। वी सेपरेशन हमेशा हम लोग कोलिजन के बाद दे रहे हैं, तो कोलिजन के बाद सेपरेट कौन हो रहा है, ये बॉल सेपरेट हो रहा है, तो बॉल बेचारे को इसको प्लस में रखेंगे, बॉल की वेलोसिटी को प्लस में रखेंगे, जो कि होगा वी। अप्रोच कौन हो रहा है, ये बुलडोजर अप्रोच हो रहा है, ये बुलडोजर अभी भी बेवकूफ़ था, है ना, मतलब अभी भी ये बदकिस्मत है, ये पहले ये आ रहा था 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, है ना, मगर इसकी वेलोसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये बहुत ही भारी भरकम है, ये बहुत ही भारी भरकम है, इसकी वेलोसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और क्योंकि इसकी वेलोसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो अभी भी ये इसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो अभी भी ये अप्रोच ही कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी को हम लोग माइनस में रख देंगे 10 मीटर पर सेकंड, वी माइनस 10 बाय वी अप्रोच। वी अप्रोच कितना आता है, कोलिजन के पहले लेते हैं वी अप्रोच, वी अप्रोच कितना है, अप्रोच कौन कर रहा है ना, इधर हमें दिख रहा है कि ये 5 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, और ये 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है ना, दोनों ही अप्रोच कर रहा है ना, दोनों ही क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, तो दोनों की वेलोसिटी को हम लोग क्या लेंगे, प्लस में लेंगे, तो 5 प्लस 10, तो हाफ बराबर हो जाएगा v माइनस 10 बाई 15, तो v माइनस 10 बराबर हो जाएगा 15 बाई 2, तो v बराबर हो जाएगा 15 बाई 2 प्लस 10, जिसको हम लिख सकते हैं v बराबर हो जाएगा 15 प्लस 20, है ना, 15 प्लस 20 बाई 2 हो जाएगा 35 बाई 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमें पता चल गया कि ये जो v वेलोसिटी होगा, ये जो v वेलोसिटी होगा वो होगा 35 बाई 2 मीटर पर सेकेंड आफ्टर कोलिजन इस बॉल का। इस बॉल का वेलोसिटी हमें पता है, बुलडोजर का वेलोसिटी तो हमें निकला हुआ 10 मीटर पर सेकेंड। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ये वाला क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि यहाँ पे हमें एक हॉरिजॉन्टल प्लेन दिया हुआ है, मतलब कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस दिया हुआ है ना, ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है। क्या है, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है ना, ये क्या है, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है ना, इसका म्यू कितना है, 0 है। इस पे एक मतलब कि इस पे दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं, एक है 2 kg का, जो कि 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, जो कि 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, है ना, तो इतना हमें समझ में आ गया। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड, है ना, और यहाँ पे एक और ब्लॉक है, यहाँ पे एक और ब्लॉक है जिसका मास कितना है, 1 kg है, जो कि इनिशियली रेस्ट पे है। इनिशियली कहाँ पे, रेस्ट पे, है ना, इनिशियली कहाँ पे, रेस्ट पे, और ये दोनों ब्लॉक एक स्प्रिंग से क्या है, कनेक्टेड है। अब ये दोनों ब्लॉक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ना, देखिए 10 मीटर पर सेकंड वाला ब्लॉक है, ये रेस्ट पर है, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो वेलोसिटी है, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ m1 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ m2। इसका मतलब क्या है कि इसकी वेलोसिटी इससे ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है स्प्रिंग को कंप्रेस करता जाएगा, स्प्रिंग को ये कंप्रेस करता जाएगा, मतलब क्या है, स्प्रिंग में कंप्रेशन पैदा होगा, कंप्रेशन पैदा होगा, है ना, कंप्रेशन पैदा होगा। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड आउट द मैक्सिमम कंप्रेशन, फाइंड आउट द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, है ना, ऑफ द स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेशन, मतलब कि स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा, यही हमसे क्वेश्चन में कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले इस सिचुएशन को हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। ये दो ब्लॉक रखा हुआ है, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है जिसका म्यू 0 है, मतलब फ्रिक्शनलेस है, म्यू तो 0 है ना। इस दो ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, और एक ब्लॉक है रेस्ट पे, और ये जो स्प्रिंग है वो अपने नेचुरल लेंथ में, इसमें अपनी नेचुरल लेंथ पे, उसके नेचुरल लेंथ को हम लोग क्या मान लेते हैं, एल मान लेते हैं ना, ये अपने नेचुरल लेंथ पे। तो सबसे पहली बात कि 2 kg वाले ब्लॉक का वेलोसिटी इस वाले ब्लॉक की वेलोसिटी ज़्यादा है, जाहिर सी बात है स्प्रिंग को ये कंप्रेस करता हो जाएगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इस वाले ब्लॉक से ज़्यादा है, तो स्प्रिंग का जो लेंथ है वो डिक्रीज करने लगेगा, स्प्रिंग का लेंथ क्या करने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा। जाहिर सी बात है जब स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है, पहले स्प्रिंग इतना था, अब है ना कंप्रेस होते होते इतना हो गया, मतलब कंप्रेस हो रहा था और कम होते जा रहा है, तो स्प्रिंग की लेंथ डिक्रीज करने लगेगी, प्लस स्प्रिंग में एक फोर्स जनरेट होने लगेगा। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ बताना रह गया था कि जो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, कि क्या है, वो 100 न्यूटन पर मीटर है ना। अब ये क्वेश्चन को हम लोग बता रहे हैं, इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, है ना, तो इसका क्या हमने देख लिया, 100 न्यूटन पर मीटर है ना। तो मैं कहाँ पर था, हाँ, इसके स्प्रिंग की लेंथ डिक्रीज होने लगेगी, स्प्रिंग में एक फोर्स जनरेट होने लगेगा, जैसे जैसे स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, जैसे जैसे स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा तो उसमें फोर्स क्या होने जनरेट होने लगेगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। स्प्रिंग फोर्स कितने के बराबर होता है, वो बराबर होता है के एक्स। इसका मतलब क्या, स्प्रिंग में कौन सा फोर्स जनरेट होने लगेगा, के एक्स फोर्स जनरेट होने लगेगा स्प्रिंग में, स्प्रिंग में के एक्स फोर्स जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, और एक्स क्या है, एक्स किस चीज़ को दर्शा रहा है,
कॉम्प्रेशन को, स्प्रिंग के कॉम्प्रेशन को, स्प्रिंग को कॉम्प्रेशन को दर्शा रहा है ना। एस क्या दर्शा रहा है, स्प्रिंग के कॉम्प्रेशन को, और के क्या है, तो स्प्रिंग कौन सा फोर्स लगाएगा, स्प्रिंग फोर्स लगाएगा, क्योंकि स्प्रिंग क्या हो रहा है, कॉम्प्रेस हो रहा है। नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग का जो फोर्स था वो 0 था, क्योंकि वो नेचुरल लेंथ में था, मगर अब स्प्रिंग का फोर्स कुछ होगा, क्योंकि अब वो कॉम्प्रेशन पे जा रहा है, वो कॉम्प्रेस होते जा रहा है, तो वो कौन सा फोर्स लगाएगा, एक्स के एक्स फोर्स लगाएगा। अब वो जो के एक्स फोर्स लगाएगा, स्प्रिंग फोर्स लगाएगा, मतलब क्या है कि वो इस दोनों ब्लॉक को अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, धक्का देगा, पुश करेगा। वो इस दोनों ब्लॉक को अपोजिट डायरेक्शन में पुश करेगा। इस वाले ब्लॉक को, ये वाला ब्लॉक मान लीजिए यहाँ पे पहुंच गया कॉम्प्रेस करते करते, है ना। स्प्रिंग कॉम्प्रेस करे तो स्प्रिंग क्या करेगा, इसको धक्का देगा, और स्प्रिंग फोर्स जो इसको धक्का देगा, स्प्रिंग मान लीजिए पहले स्प्रिंग इतना था, अब धीरे 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 इतना आ गया, है ना। और स्प्रिंग फोर्स क्योंकि कॉम्प्रेस हो रहा है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है इस वाले वेलोसिटी से, तो स्प्रिंग फोर्स दोनों को धक्का देगा, है ना, दोनों ब्लॉक को। तो जब दोनों ब्लॉक को स्प्रिंग फोर्स धक्का देगा, क्योंकि स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग फोर्स है, के एक्स फोर्स है, जब के एक्स फोर्स से धक्का देगा, तो ये वाला जो ब्लॉक है वो एक्सेलरेट करेगा, वो एक्सेलरेट करेगा, और ये वाला ब्लॉक है वो डी एक्सेलरेट करेगा, डी एक्सेलरेट करेगा, है डी एक्सेलरेट करेगा। तो हमें इतना पता है कि ये वाला ब्लॉक डी एक्सेलरेट करेगा, वो वाला ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा। अब ये वाला ब्लॉक डी एक्सेलरेट क्यों करेगा, ये वाला ब्लॉक डीएक्सेलरेट करेगा, इसका मतलब क्या है, इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, जैसे जैसे स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करता जाएगा वैसे वैसे स्प्रिंग इसको वापस पुश बैक करता जाएगा, जैसे जैसे स्प्रिंग को पुश बैक करता जाएगा वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी कम होने लगेगी, इसको डीएक्सेलरेट करता जाएगा और इसको एक्सेलरेट करता जाएगा। अब ये एक्सेलरेट हो रहा है, डीएक्सेलरेट हो रहा है, जाहिर सी बात है डीएक्सेलरेट होगा, क्यों, क्योंकि पहले इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, या कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रहा था, और स्प्रिंग इसके अपोजिट में फोर्स लगा रहा है। मान लीजिए कुछ इस एनर्जी के साथ आ रहा था ना, ये काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रहा था, है ना, ये अपनी किसी एनर्जी के साथ आ रहा था, मगर स्प्रिंग इसके अपोजिट में फोर्स लगाने लगा, तो जाहिर सी बात है इसकी वेलोसिटी कम होगी, है ना। मान लीजिए कि आप, है ना, एक समुंदर में, है ना, मान लीजिए आप समुंदर में स्विमिंग करने गए, आप समुद्र में स्विमिंग करने जा रहे हैं और सामने से पानी का बहाव आ रहा है, तो आपकी वेलोसिटी कम होने लगेगी, क्योंकि वो पानी का बहाव आपकी वेलोसिटी को कम करने लगेगा, है ना, क्योंकि वो पानी का बहाव आपके अपोजिट में, आप जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, वो जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो आपकी वेलोसिटी को कम करने लगेगा। उसी तरह से ये जा रहा है इस डायरेक्शन में और फोर्स आ रहा है इस डायरेक्शन में, दूसरी तरफ इसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये तो इस डायरेक्शन में नहीं आ रहा था, स्प्रिंग फोर्स इसके अपोजिट में तो नहीं लग रहा है, ये बेचारा यहाँ पे खड़ा हुआ था, मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हुए हैं और आपको अचानक से आगे धक्का दे देगा, तो आप तो एक्सीलरेट करिएगा ना। उसी तरह से यहाँ पे वही वाला केस है, ये तो इस डायरेक्शन में नहीं आ रहा था, अगर ये भी इस डायरेक्शन में आता होता तब इस पे जो स्प्रिंग फोर्स लगता तब ये डीएक्सीलरेट करता, मगर ये इस डायरेक्शन में नहीं आ रहा, तो इस पर कोई अपोजिट फोर्स नहीं लगेगा, तो स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना, ये बेचारा रुका हुआ है, तो ये जाहिर बात है एक्सीलरेशन में जाएगा, है ना, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स जो इस पर लगेगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में नहीं लगेगा, इसी के डायरेक्शन में लगेगा, और स्प्रिंग फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में नहीं लगेगा, तो ये जाहिर बात है डी एक्सेलरेट नहीं करेगा, ये डी एक्सेलरेट नहीं करेगा, है ना। तो हमें इतना समझ में आ गया। तो अभी डी तो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा, ये कब तक स्प्रिंग कॉम्प्रेस होता रहेगा, स्प्रिंग तब तक कॉम्प्रेस होता रहेगा जब तक इस वाले ब्लॉक की वेलोसिटी इस वाले ब्लॉक से ज़्यादा रहेगी, मगर एक वक्त ऐसा आएगा जब दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, है ना। एक वक्त ऐसा आएगा जब दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, और जब दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी सेम हो जाएगी तब स्प्रिंग और भी कॉम्प्रेस नहीं होगा। पहले इसकी वेलोसिटी मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड थी, है ना, अब क्या हुआ कि आते 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 आते, है ना, ये 6 मीटर पर सेकंड पे चला गया, है ना, फिर आते 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 थे, फिर इसकी भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी बढ़ी, ये 6 मीटर पर सेकंड पे गया, इसकी वेलोसिटी और घटने लगी, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड तक चली गई, और इस वाले ब्लॉक की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड तक चली गई। तो जब दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, दोनों सेम वेलोसिटी के साथ, मतलब कि जैसे जैसे, मतलब कि ये आ रहा होगा, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो स्प्रिंग कॉम्प्रेस करता होगा, क्योंकि स्प्रिंग इसको वापस भी धक्का दे रहा है, तो ये इसकी स्पीड घटती जाएगी। मान लीजिए घटते 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 एक वक्त आया, मान लीजिए ये वाला ब्लॉक है ना, एक वक्त ऐसा है कि 6 मीटर पर सेकंड हो गया, ये वाला ब्लॉक 5 मीटर पर सेकंड हुआ, मगर इसकी स्पीड और घट गई, तो फिर भी इस अब क्योंकि इसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकंड है, तो अभी भी और भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रेस, पहले 10 मीटर पर सेकंड था तो और कॉम्प्रेस कर रहा था, अब 6 मीटर पर सेकंड है तो और भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रेस करता रहेगा, अब और कॉम्प्रेस करेगा तो इसकी स्पीड और घट जाएगी, इसकी स्पीड और कितनी हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड। अब मान लीजिए दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 5 मीटर पर सेकंड, तो जब ये भी पास हो जाएगा, ये भी पास हो जाएगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब ये भी सेम हो जाएगा, मान लीजिए होते होते, है ना, दोनों की वेलोसिटी कितनी हो जाती है, वी हो जाती है ना, तो जब ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो ये स्प्रिंग को और कॉम्प्रेस करते नहीं जा पाएगा, क्योंकि दोनों सेम ही वेलोसिटी के साथ जा रहा है। तो हमें क्या पता चलता है, जब दोनों सेम ही वेलोसिटी के साथ जा रहा है तो स्प्रिंग और भी कॉम्प्रेस नहीं हो पाएगा, जब स्प्रिंग और भी कॉम्प्रेस नहीं हो पाएगा तो वो उसका मैक्सिमम कॉम्प्रेशन होगा, मतलब सिर्फ स्प्रिंग उतना ही तक कॉम्प्रेस हो सकता है, और भी ज़्यादा कॉम्प्रेस नहीं हो सकता, वही उसका मैक्सिमम कॉम्प्रेशन है। उसका मैक्सिमम कॉम्प्रेशन क्या है, वही है जब ये दोनों ब्लॉक इक्वल वेलोसिटीज अचीव कर लेती है। तो हमें क्या पता चलता है, जब भी ये दोनों ब्लॉक इक्वल वेलोसिटीज अचीव कर लेंगी तो जो स्प्रिंग अपने मैक्सिमम कॉम्प्रेशन पे होगा,
तो जो स्प्रिंग का जो कंप्रेशन वो मैक्सिमम हो जाएगा जब ये दोनों ब्लॉक अपनी इक्वल वेलोसिटीज अचीव कर लेंगे, तो उस वक्त हम लोग कह सकते हैं कि स्प्रिंग अब मैक्सिमम कंप्रेशन में चला गया। इतना हमें पता चल गया, स्प्रिंग अपने मैक्सिमम कंप्रेशन में चला गया। अब मैक्सिमम कंप्रेशन के बाद क्या होगा? मैक्सिमम कंप्रेशन के बाद स्प्रिंग इन दोनों को फोर्स लगाएगा इन दोनों को मैक्स हमें मैक्सिमम कंप्रेशन तक का ही बात करना है ना? उसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जो हमारा क्वेश्चन का है। मगर मैं आप लोग को ऐसा एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि अगर आप लोग के अंदर ये क्यूरियोसिटी है कि भाई मैक्सिमम कंप्रेशन पे आ गया तो इसका मतलब वेलोसिटी तो अब दोनों सेम वेलोसिटी के साथ चल रहा है, क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटी के साथ चल रहा था, दोनों v वेलोसिटी के साथ चल रहा था। तो जिस वेलोसिटी के साथ ये चल रहा था उसी वेलोसिटी के साथ ये भी चल रहा था, है ना? तो ये स्प्रिंग को और कंप्रेस नहीं कर पाएगा, है ना? क्यों नहीं कंप्रेस कर पाएगा? ये तो v वेलोसिटी के साथ चल रहा है, मगर इसी के काउंटर पार्ट में ये भी v वेलोसिटी के साथ चल रहा है ना? तो ये क्योंकि अब इसकी वेलोसिटी इससे ज़्यादा नहीं है, तो स्प्रिंग को और भी 1 इंच भी ये कंप्रेस नहीं कर पा रहा होगा, क्योंकि अगर इसकी वेलोसिटी इससे ज़्यादा होती तभी ना ये स्प्रिंग को और भी कंप्रेस करते हुए जाता, है ना? क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो तभी ना इससे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है ना? इससे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है ना? अगर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती तभी ना इस ये वाला ब्लॉक इससे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता, इसका मतलब क्या कि स्प्रिंग को कंप्रेस कर पा रहा होता। मगर इसकी वेलोसिटी दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई। अब इसके अंदर इतनी क्षमता नहीं रहेगी कि ये स्प्रिंग को कंप्रेस कर पाए और भी ज़्यादा। इतना हमें पता चल गया। अब मैक्सिमम हमारा सिर्फ यहीं तक पूरा कंसेप्ट था, यहीं तक कंसेप्ट से हमारा सवाल बन जाएगा। मगर मैं आप लोग को फिर भी बता देता हूँ कि मैक्सिमम कंप्रेशन की बात क्या होगा। मैक्सिमम कंप्रेशन के बाद ये जो फ्रंट वाला ब्लॉक है ये ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। इसी वजह से, क्योंकि फोर्स इसके डायरेक्शन में लग रहा होगा, ये बेचारा किसी वेलोसिटी के साथ आ रहा था और ये वाला ब्लॉक क्या होने लगेगा, स्लोअर होने लगेगा, और ये वाले ब्लॉक को बेचारे को वेलोसिटी मिल जाएगी, है ना? ये वाला ब्लॉक ज़्यादा वेलोसिटी के साथ, तो स्प्रिंग क्या करेगा, जब मैक्सिमम कंप्रेशन के बाद स्प्रिंग दोनों ब्लॉक को है ना अपोजिट डायरेक्शन में पुश करेगा। अपोजिट डायरेक्शन क्या करेगा, पुश करेगा। और कब तक पुश करेगा, जब तक स्प्रिंग अपना नेचुरल लेंथ गेन ना कर ले। जब तक अपना स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे नहीं आ जाए, मतलब एल लेंथ पे नहीं आ जाए, जब तक स्प्रिंग अपना नेचुरल लेंथ पे नहीं आ जाए, तब तक स्प्रिंग इन दोनों ब्लॉक को क्या करता रहेगा, पुश करता रहेगा मैक्सिमम कंप्रेशन की बात। तो इस वाले ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इस वाले ब्लॉक की वेलोसिटी ज़्यादा थी। अब मैक्सिमम कंप्रेशन के बाद ये फ्रंट वाला ब्लॉक ज़्यादा वेलोसिटी के साथ चलने लगेगा। विस फ्रंट वाला ब्लॉक ज़्यादा वेलोसिटी के साथ फास्टर हो जाएगा। अब क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, स्लोवर हो जाएगी, है ना? जस्ट आफ्टर मैं मैक्सिमम कंप्रेशन के बाद की बात आप लोग को इस तरह की बात मैं बता रहा हूँ कि फ्रंट वाला ब्लॉक की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अच्छी खासी बढ़ने लगेगी, है ना? पहले क्या था, इस वाले ब्लॉक की इनिशियली क्या था, इनिशियली ये वाला ब्लॉक फास्टर था। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, इनिशियली ये वाला ब्लॉक फास्टर था। अब इनिशियली ये वाला ब्लॉक फास्टर था, ये बेवकूफ़ स्प्रिंग को कंप्रेस करता गया और फाइनली कौन सा ब्लॉक फास्टर हो गया, इनिशियली ये वाला ब्लॉक फास्टर था और फाइनली इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करने लगी और इसकी वेलोसिटी फाइनली क्या करने लगी, इंक्रीज करने लगी। फाइनली ये वाला ब्लॉक फास्टर हो गया, है ना? इनिशियली तो ये वाला ब्लॉक फास्टर था, मगर वक्त पलट गया। वक्त पलटने में देरी नहीं लगती। इनिशियली ये फास्टर था, फाइनली ये स्लोवर हो गया, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करने लगी, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करने लगी। हमें इतना पता है और हमने सारा कंसेप्ट अच्छे से जान लिया। अब मुझे ये बात बताइए, क्या ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो मैंने पूरा सिस्टम लिया हुआ है, इसको एज ए मैं पूरा सिस्टम देखूं तो क्या इसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा? मोमेंटम क्या कंजर्व रहेगा? इसका जवाब है हाँ, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मोमेंटम इज क्या है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो इसका मतलब क्या है कि पी आई बराबर हम लोग पी एफ कर सकते हैं, पी आई बराबर पी एफ कर सकते हैं। मोमेंटम क्या है, कंजर्व है। अब चलिए सवाल को बनाते हैं। हमसे कहा है फाइंड आउट द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, है ना? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि होता है पी आई बराबर पी एफ, है ना? तो पी आई कितना हो जाएगा इसका, इसका पी आई हो जाएगा 2 kg इंटू 10 मीटर/सेकेंड प्लस 0। इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा पी एफ। पी एफ कितना हो जाएगा हमारा 1v, मतलब 2v या 1v है, 2v प्लस 1 इंटू वी, है ना? देखिए फाइनल मोमेंटम क्या है, इस दोनों ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी का क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगी मैक्सिमम कंप्रेशन पे आके। हमें मैक्सिमम कंप्रेशन यहाँ पे ध्यान रखना है ना। तो हो जाएगा 20 बराबर हो जाएगा 3v, ये 1v क्या हो जाएगा, v ही हो जाएगा, तो हो जाएगा 3v, तो v बराबर हो जाएगा 20/3, है ना? हमें यहाँ पे जो हमने वेलोसिटी ली वो v ली, क्यों v ली, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा आएगा कि जब इन दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी v हो जाएगी। अब क्यों v, है ना, v हो जाएगी, है ना? तो जब v हो जाएगी तो तब मैक्सिमम कंप्रेशन आ जाएगा, है ना? इस बार जो हमें वेलोसिटी चाहिए वो मैक्सिमम कंप्रेशन के पास आई चाहिए। एट मैक्सिमम कंप्रेशन कितनी वेलोसिटी होगी, इस बार जो हमें वेलोसिटी चाहिए वो मैक्सिमम कंप्रेशन वाली चाहिए, है ना? इधर की जो फाइनल वेलोसिटी ले रहे हैं वो हम लोग मैक्सिमम कंप्रेशन वाली ले रहे हैं। मैक्सिमम कंप्रेशन वाली इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में मैक्सिमम कंप्रेशन निकालने को कहा है, तो हमें वेलोसिटी भी किस चीज़ की चाहिए होगी, मैक्सिमम कंप्रेशन की, तभी हम लोग सवाल को हल कर पाएंगे, है ना? तो इसलिए हम लोग फाइनल वेलोसिटी कहाँ की ले रही है, मैक्सिमम कंप्रेशन पे जाके उस
इनिशियल वेलोसिटी तो सबको पता है 10 मीटर पर सेकंड है। अब फाइनल वेलोसिटी हम लोग कहाँ का डिसाइड करें, मैक्सिमम कंप्रेशन पे जाके, वहाँ पे उन दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी सेम हो जाती है। तो v बराबर कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड। इसे बचा के रखते हैं, 20/3 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है। अब हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम का इस्तेमाल करके मैक्सिमम कंप्रेशन निकाल लेते हैं। मैक्सिमम कंप्रेशन निकालते हैं एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम का इस्तेमाल करके, है ना। तो वो क्या कहता है, देखिए इस सिचुएशन को एनालाइज कीजिए। इसका कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, है ना। इसका कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा इनिशियली, तो है ना, इनिशियली जो कितना था सिस्टम का एनर्जी, इनिशियली तो सिर्फ इसका ही एनर्जी था, है ना। इसका एनर्जी कहाँ पे कन्वर्ट हो गया, पहले इस स्प्रिंग की एनर्जी में, स्प्रिंग की एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, प्लस इन दोनों ब्लॉक के फाइनल काइनेटिक एनर्जी में। मतलब पहले इस ब्लॉक का कुछ काइनेटिक एनर्जी था, मतलब इसका जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था वो स्प्रिंग की एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, है ना। स्प्रिंग के एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, है ना, स्प्रिंग के एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, प्लस इस दोनों ब्लॉक का कुछ फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी होगा, है ना। तो इस अकेले का काइनेटिक एनर्जी, इस अकेले का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, स्प्रिंग, मैंने कहा था ना स्प्रिंग में एनर्जी जनरेट होगा, स्प्रिंग में फोर्स जनरेट होगा, है ना। फोर्स जनरेट होगा क्यों, क्योंकि स्प्रिंग कॉम्प्रेस होता है। जब स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगा तो उसमें कौन सी एनर्जी आ जाएगी, उसमें स्प्रिंग एनर्जी आ जाएगी, है ना। स्प्रिंग, है ना, स्प्रिंग का, है ना, तो स्प्रिंग को एक एनर्जी मिलेगी काइनेटिक एनर्जी, प्लस इन दोनों ब्लॉक का फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो, इन दोनों ब्लॉक का फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा। इस ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी होगा, है ना, प्लस इसका भी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। मैक्सिमम कंप्रेशन में जाके, है ना, हम लोग फाइनल काइनेटिक एनर्जी लेंगे, है ना। तो मैक्सिमम कंप्रेशन में जाके इन दोनों ब्लॉक का फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों का फाइनल काइनेटिक हो जाएगा हाफ इंटू 2 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 1 इंटू वी स्क्वायर। इसमें से हाफ वी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, है ना, हाफ वी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। क्यों, ये जो वेलोसिटी हम लोग ले रहे हैं वो हम लोग मैक्सिमम कंप्रेशन वाले, जो काइनेटिक एनर्जी के लिए जो हम लोग वेलोसिटी ले रहे हैं वो मैक्सिमम कंप्रेशन में जाके ले रहे हैं। हमने वेलोसिटी निकाल भी रखी है, जो फाइनल वेलोसिटी ले रहे हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए वो हम वी ले रहे हैं, है ना। तो एक तो स्प्रिंग को एनर्जी मिलेगा, है ना, तभी ना स्प्रिंग स्प्रिंग फोर्स जनरेट कर रहा था, तो है ना, एक तो स्प्रिंग को मिलेगा, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा स्प्रिंग की एनर्जी प्लस इन दोनों ब्लॉक के काइनेटिक एनर्जी के। या फिर आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, देखिए इनिशियली में जो फोर्स एक्ट कर रहा था, इनिशियली में जो एनर्जी एक्ट कर रहा था, एनर्जी, है ना, इनिशियली जो एनर्जी था वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी था, स्प्रिंग का कोई एनर्जी नहीं था, क्योंकि स्प्रिंग इनिशियली कहाँ पे था, रेस्ट पे था, क्योंकि स्प्रिंग इनिशियली रेस्ट पे था, तो स्प्रिंग की एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कितना हमें पता है, या फिर आप लोग इससे भी नहीं समझे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, तो हाँ वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ कितना होता है, हाफ इंटू मास कितना है 2 इंटू वी का स्क्वायर, वी स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। प्लस इसका कुछ काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा और ना ही तो स्प्रिंग का एनर्जी होगा। स्प्रिंग का एनर्जी और इस ब्लॉक का एनर्जी क्यों नहीं होगा, क्योंकि ब्लॉक तो रेस्ट पे था और स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे था, तो स्प्रिंग का जो एनर्जी होगा वो जीरो हो जाएगा और इस ब्लॉक का जो एनर्जी होगा वो भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये तो इनिशियली रेस्ट पे था, इसकी वेलोसिटी इनिशियली क्या थी, जीरो थी, तो इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। या फिर अगर आप लोग इस तरह से भी नहीं समझे, इस तरह से भी आप लोग नहीं समझे, अगर आप लोग इस तरह से नहीं समझे तो आप लोग इस तरह समझ सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम में इनिशियल एनर्जी किसके बराबर होता है, फाइनल एनर्जी के। इनिशियल एनर्जी इधर कितना है, सिर्फ ये वाला काइनेटिक एनर्जी, इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, बराबर हो जाएगा फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी कितना गया, एक तो इस स्प्रिंग को एनर्जी मिली वो हमने लिखा, प्लस इस ब्लॉक की भी कुछ ना, इस ब्लॉक को भी कुछ ना कुछ एनर्जी मिलेगा, मिला भी इसको, और प्लस इसकी भी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। ये जा रहा था किसी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से, इसने स्प्रिंग को एनर्जी दी, है ना, और इसको भी एनर्जी मिली, इस ब्लॉक को भी एनर्जी मिली, स्प्रिंग को भी एनर्जी मिला, तभी ना ये ब्लॉक भी मूव किया और तभी ना स्प्रिंग फोर्स भी अपना लगा पाया, तभी ना स्प्रिंग फोर्स जनरेट कर पाया। क्यों जनरेट कर पाया, क्योंकि इसको एनर्जी मिली हुई थी, एनर्जी मिली हुई थी इसको, है ना। तो स्प्रिंग को भी एनर्जी मिली, इस ब्लॉक को भी एनर्जी मिली, तभी ये ब्लॉक आगे भी जा रहा था, एक्सेलरेट कर रहा था। क्यों एक्सेलरेट कर रहा था, क्योंकि इसको एनर्जी मिली हुई थी, इसको एनर्जी मिल गई, है ना। तो इसको भी एनर्जी मिली, प्लस इस वाले ब्लॉक की भी कुछ ना कुछ एनर्जी थी, इस वाले ब्लॉक की भी कुछ ना कुछ फाइनल काइनेटिक एनर्जी थी, इस वाले ब्लॉक की भी थी ना फाइनल काइनेटिक एनर्जी, है ना। कितना थी इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। हम लोग फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसका ले रहे हैं, मैक्सिमम कंप्रेशन में जाके, क्योंकि हमें जो सवाल हल करना है वो मैक्सिमम कंप्रेशन वाला करना है, हमें मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है। तो उसके लिए वेलोसिटी हम लोग कौन सी ले रहे हैं, मैक्सिमम कंप्रेशन जाके फाइनल काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कंप्रेशन में जाके इस वाले ब्लॉक की कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, और इस वाले ब्लॉक की कितनी हो जाएगी, इस वाले ब्लॉक की हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। दोनों का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। इसका एम कितना है, 2 है, इसका एम 1 है, तो हाफ इंटू 2 वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 1 वी स्क्वायर। तो इसकी जो इनिशियल एनर्जी थी वो बराबर हो जाएगी इस पूरे सिस्टम की फाइनल एनर्जी के। इस पूरे सिस्टम को एनर्जी मिली है ना। इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी थी फाइनली कुछ, इसको भी मिल गई फाइनली काइनेटिक एनर्जी, और इसको भी मिल गई एनर्जी। तो हमें पता ही चलता है कि इनिशियली तो सिर्फ इसके पास एनर्जी थी, मगर फाइनली इन तीनों का पास एनर्जी बची।
इन दोनों के पास एनर्जी हुई, है ना। इनिशियली तो सिर्फ इसके पास, इस बेचारे के पास एनर्जी थी, तो ये तो बहुत खुश था। मगर फाइनली क्या हो गया, फाइनली है ना वक्त फिर से पलट गया। वक्त कुछ इस तरह से पलटा कि अब सिर्फ इसके पास एनर्जी नहीं है, इसकी एनर्जी है ना इस स्प्रिंग को भी मिल चुकी है ना, और इसकी कुछ एनर्जी इस ब्लॉक को भी मिल चुकी है। तो अब बात यहाँ पे निकल के आती है कि अब इसके पास तो एनर्जी है, इसका एनर्जी तो फाइनल एनर्जी तो में तो हम लोग नाम इसका इस एनर्जी का लिखेंगे। अब क्योंकि इसका एनर्जी स्प्रिंग को भी मिल चुकी है, इस ब्लॉक को भी मिल चुकी है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्प्रिंग की भी एनर्जी को गिनेंगे और ब्लॉक की भी एनर्जी को गिनेंगे, इसकी एनर्जी को गिनेंगे, और इसका भी एनर्जी है ना, तो इन तीनों की एनर्जी को गिनेंगे, तभी हमारा फाइनल एनर्जी निकलेगा। और जो फाइनल एनर्जी है वो इनिशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो अब हम लोग जल्दी से सवाल को बना लेते हैं। और स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग का कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ इंटू के कितना है 100 न्यूटन पर मीटर, इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स क्या मैंने बताया था, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन। मैक्सिमम कॉम्प्रेशन को मैं इधर लिखता हूँ एक्स मैक्स। इधर एक्स क्या होगा, एक्स क्या डिनोट कर रहा था, एक्स डिनोट कर रहा था कॉम्प्रेशन को। इधर हमें कौन सा कॉम्प्रेशन निकालना, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन। इधर क्या हुआ, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन हुआ। जब मैक्सिमम कॉम्प्रेशन होगा तब हमें क्वेश्चन पूछा है कि मैक्सिमम कॉम्प्रेशन हमें निकालना है ना, जब मैक्सिमम कॉम्प्रेशन होगा तभी ना मैक्सिमम कॉम्प्रेशन निकालेंगे। तो इधर एक्स क्या है, इधर हम लोग क्या लेंगे, एक्स को मैक्सिमम कॉम्प्रेशन लेंगे, है ना, क्योंकि इधर क्या हुआ, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन हुआ। हाफ एक्स मैक्स का स्क्वायर, मतलब मैक्सिमम कॉम्प्रेशन का स्क्वायर। इधर एक्स क्या है, वही मैक्सिमम कॉम्प्रेशन, क्योंकि इधर जो कॉम्प्रेशन है वो मैक्सिमम है, इसलिए हम लोग इसकी वैल्यू मैक्स एक्स मैक्स ले रहे हैं, मतलब मैक्सिमम कॉम्प्रेशन ले रहे हैं। सबसे पहले से ये हाफ से ये हाफ से ये हाफ से सारा हाफ कट जाएगा, है ना। तो ये बचेगा 200 बराबर हो जाएगा 100 एक्स मैक्स का स्क्वायर, है ना, प्लस वी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो इधर बचेगा 2 + 1 दैट इज होता है 3, तो जाएगा 3v स्क्वायर, है ना। ये 2v स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर 3v स्क्वायर, है ना, 3v स्क्वायर। इतना हमें समझ में आ गया। वी कितना है ना, 20/3, 20/3, तो इसको लिखेंगे 3 × 20/3 × 20/3, इस 3 से ये 3 गया, तो कितना हो गया 400/3 हो गया। तो 100 एक्स मैक्स का स्क्वायर कितना हो गया, एक्स मैक्स का स्क्वायर बराबर हो गया 200 माइनस 400/3, 400 बाई कितना हो गया 3 हो गया। ये 3 से ये 200 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 600 माइनस 400/3, तो कितना हो जाएगा 200/3। 600 माइनस 4 से कितना है 200/3, एक सुपर वाला को मैं मिटा देता हूँ, ये कितना हो जाएगा, है ना 200 माइनस 400/3 हो जाएगा 200/3 बराबर हो जाएगा 100 एक्स मैक्स का स्क्वायर। इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो एक्स मैक्स का स्क्वायर मतलब मैक्सिमम कॉम्प्रेशन स्क्वायर बराबर होगा 2/3, दोनों तरफ रूट लगा देंगे, तो एक्स मैक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, एक्स मैक्स बराबर हो जाएगा √2/3, √2/3, यही हमारा फाइनल आंसर है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। हमें फाइनली मैक्सिमम कॉम्प्रेशन निकाल लिया, और इस वीडियो का जो आखिरी क्वेश्चन था उसे हमने सॉल्व कर लिया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को सारा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा होगा। ये वाला वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारी अगली जो वीडियो आने वाली है वो आने वाली है इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन पे। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग।